सबसे ज्यादा बताओ मीडिया पे आके किसने बोला अनंतराज चढ़ेगा? वो अविनाश जी ने बोला। बार बार हर चैनल पे देखोगे तो अनंतराज तो लगा ही होता है, छपा ही होता है अविनाश जी के साथ। तो अविनाश जी, ये तो बहुत ही जबरदस्त चल गया, ये बहुत ज्यादा चल गया है या फिर अभी भी स्कोप ज्यादा चलने का है? और दूसरी चीज ये कि अभी फिलहाल मार्केट के करंट सिनेरियो में इतनी करेक्शन में आप कौन से स्टॉक्स को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो? ये देखिए, पहली बात तो अनंतराज में जो बिजनेस मॉडल है, देखिए किसी ने जब डेटा सेंटर के बारे में बात नहीं की थी तभी इन्होंने डेटा सेंटर करीबन 2-3 साल पहले इन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्लान की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग जमीन ऑलरेडी अवेलेबल थी। आज डेटा सेंटर नया लगाना है तो आपको मिनिमम 6-8 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है। इनके पास सबसे बड़ी बात थी कि इनके ऑलरेडी रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टीज थी वो डेटा सेंटर को बिल्ड करने में काफी केपेबल थी। तो मानेसर, फिर उसके बाद और दो जगह पे इन्होंने 300 मेगावाट की कैपेसिटी ऑलरेडी खड़ी कर दी है। और अगले 2-3 साल में रजत, आपको शायद सरप्राइजिंग लगेगा कि जो 1,000-1,100 करोड़ का रियल एस्टेट धंधा आ रहा है वो शायद अगले 2 साल में डेटा सेंटर इसको भी ओवरटेक करेगा। और ये धंधा बहुत प्रॉफिटेबल है, करीबन 60-70% के मार्जिन पे ये धंधा चलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी इन्होंने क्लाउड बेस्ड गूगल के साथ कोई टाई अप किया है, जहां पे वो पहले तो सिर्फ डेटा सेंटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, अभी तो डेटा मैनेज भी करेंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि देखिए, गवर्नमेंट ने भी अभी कहा है कि डेटा सेंटर पे पॉलिसी उन्होंने और सख्त की है। इंडिया में जो डेटा निकलता है वो इंडिया के ही डेटा सेंटर में रहना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि लोग अभी ये मान के चल रहे हैं कि अभी निचले लेवल पे तो ये स्टॉक मिलेगा नहीं। और आने वाले 2 साल में अगर आपको डेटा सेंटर पे बेट करना है तो अनंतराज कैन बी अ गुड बेट इवन एट करंट लेवल्स। मुझे लगता है 1100 विल बी द नियर टर्म टारगेट। तो आई मीन मार्केट ये बात मान के चल रहा है कि तीसरी तिमाही तो अच्छी आएगी, पर डेटा सेंटर पे जो भी न्यूज़ फ्लो आएगा वो मार्केट्स पॉजिटिवली लेगी। और रही बात स्टॉक्स के बारे में, तो देखिए सीमेंट में हमको हेडलबर्ग सीमेंट पसंद है। जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक में आपको वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइसिंग बेनिफिट दोनों देखने को मिलेगा। और कहीं अगर आपको यहाँ पे पैसा लगाना है तो मैं समझता हूँ कि 260 270 का एक फेयर वैल्यू मिल सकता है। अभी करीबन 205 210 चल रहा है। तो ये एक अच्छा विकल्प सीमेंट सेक्टर में हो सकता है। और रही बात गोल्ड ज्वेलरी में, तो हमको लगता है कि देखिए, कल्याण ज्वेलर्स काफी पिटा हुआ था बिजनेस अपडेट आने के बाद भी। तो मैं समझता हूँ कि सेंको गोल्ड की बात करें या टाइटन की बात करें तो वहां पे भी छोटी पोजीशंस आप बना सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि नंबर्स और भी तगड़े जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में आएंगे। और कहीं ना कहीं मार्केट ये अनुमान लगा के चल रहा है कि अगर B2C सेगमेंट में ये लोग प्रेजेंट है तो मार्जिन्स भी अच्छे इंप्रूव होंगे। तो सेंको गोल्ड एक अच्छा विकल्प हो सकता है, यहाँ पे नजर रखिए। तो ये और सीमेंट मुझे लगता है दोनों ऐसे सेक्टर है जहाँ पे आपको अच्छा पैसा बनेगा। आपको रियल एस्टेट में तो काफी स्टॉक्स भाग चुके हैं, तो यहाँ पे हमारी राय रहेगी कि अभी पोजीशंस होल्ड करें। सर, ये एनबीएफसी पॉकेट ना बैंक्स के मुकाबले ज्यादा तेज चल पड़ा है अचानक से। कल देखा था क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और स्पंदाना स्फूर्ति, वहां पर तेजी बनती हुई नजर आई थी। आज खबर आई है कि मन्नापुरम की जो सब्सिडरी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, उससे आरबीआई ने प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनको लोन देने से रोक दिया गया था। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर 21 अक्टूबर 2024 के बाद से लोन देने पर रोक लगाई थी आरबीआई ने, अब उसको उस प्रतिबंध को हटा दिया। तो सर, एक तो मन्नापुरम पे आपकी राय, और दूसरा ये एनबीएफसी पॉकेट माइक्रो फाइनेंस वाली जो पॉकेट है और एनबीएफसी जो है वो आपको अभी कैसी लग रही? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो कम से कम एक हाथ क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर भी इनके लिए थोड़ा सा खराब ही रहेगा। और जो भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा वो शायद मार्च के क्वार्टर के बाद देखने को मिलेगा। अभी भी जो इम्प्रूवमेंट शेयर के प्राइसेस में हो चुका है, वो एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, डिमांड वापस आएगा, इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो माइक्रो फाइनेंस में हमको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए, इमीडिएटली कोई जल्दबाजी न करे। और रही बात एनबीएफसीज की, तो देखिए एनबीएफसीज अगर बढ़ते हैं तो उसका क्लियर इंडिकेशन है कि बैंक्स भी बढ़ने चाहिए। आप सरकारी बैंक्स के वैल्यूएशन देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे बैंक्स मिल रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पीएनबी हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर एनबीएफसी बढ़ता है तो मार्केट को ये समझना चाहिए कि सरकारी बैंक्स को भी रीरेट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी को चलना है तो आपको बैंक्स को इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि पूरा जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम है, प्राइवेट कैपेक्स है, वो वही तब चलेगा जब बैंक्स इनको फंड करेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए एनबीएफसीज में शायद इस बारे में बात पॉजिटिव हो रही है कि गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ कंसेशंस इनको अनाउंस करे फंडिंग में।
और प्लस जो रेट कट की बातें हो रही है, जो अभी शायद इमिडिएटली ना हो, लेकिन जब भी होती है तभी डेफिनेटली जो पॉकेट्स अच्छे करेंगे उसमें हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आपको सारे पॉकेट्स पे नजर रखनी है, लेकिन सरकारी बैंक्स में सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहा है। जैसे कैनरा बैंक का बुक वैल्यू करीबन 101 102 रुपया है, शेयर का प्राइस 100 रुपया है। तो इतनी बड़ी बैंक और इतना सस्ता वैल्यूएशन, कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि देखिए ऐसे मौके आपको बार बार मिलेंगे नहीं, तो आपको थोड़ा सा समय यहाँ पे देना है। बट डेफिनेटली बैंकिंग और एनबीएफसी कैन बी गुड लॉन्ग टर्म बेट्स।